अभी मैं आपके साथ हूँ और साथ में हमारे प्रिंस शर्मा जी हैं। इन्होंने एसएससी इस बार 2025 का जो है वो क्लियर किया और बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर किया। अब उनको अपना होम स्टेट जो दिल्ली है वो मिल गया है। चलिए अब इनसे हम एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, एक बार। सर मेरा नाम प्रिंस शर्मा है। मुझे इस बार सीजीएल 2025 से ऑडिटर इन सीजीडीए की पोस्ट मिली है। मेरे फादर हैं जो दिल्ली पुलिस में वर्किंग हैं और इसलिए हम स्टार्टिंग से दिल्ली में रहते हैं। और वैसे बेसिकली मैं हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता हूँ। तो फादर आपके यहाँ पे दिल्ली पुलिस में वर्किंग है, कब से हैं? सर मतलब स्टार्टिंग में मेरा बर्थ यहीं हुआ है और वो 1990 से ही अच्छा, वर्किंग लगभग है तो यहीं पे है। दिल्ली तो पुलिस में। आपकी स्कूलिंग भी पूरी यहीं पे हुई है, दिल्ली में हुई है? सर मेरी लाइफ में ट्रांजिशन आया था। मैंने फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक मैंने दिल्ली में ही पढ़ा। उसके बाद जो मेरा ट्रांजिशन था वो मेरे होम टाउन में गया। मैं अपने बुआ के पास पढ़ा हूँ 9th से 12th तक। अच्छा। और उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, मेरी बुआ का और मेरी सिस्टर ईशा का। क्योंकि सर उसी टाइम पे है जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बढ़िया होता है सही बात है। और वहीं से बेस बनता है फ्यूचर के लिए। जैसे कि आपने एसएससी की जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, कब आपने की? जब जैसे अब आपने कहा कि डीयू आपने से क्लियर किया अपना ग्रेजुएशन, तब आपने सोच लिया था कि मुझे एसएससी में जाना है? क्यों आपने सोचा कि मुझे एसएससी ही करना है, या कोई और, या सरकारी नौकरी तरफ जाना है? सर मेरी फैमिली में जो है मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वो गवर्नमेंट जॉब में ही है सीजीएल के थ्रू ही। तो जब मैं फाइनल ईयर में था ग्रेजुएशन के, मैथ्स से मैं कर रहा था, तो मुझे लगा कि अब स्टार्ट कर देनी चाहिए तैयारी और सीजीएल की तरफ फिर मेरा झुकाव हो गया। तो ये जो आपके तरफ जो एसएससी की तरफ झुकाव हुआ, तो इससे पहले क्या आपको लगता था कि भाई, जैसे आपके फादर इंस्पेक्टर हैं पुलिस में, तो आपको लगता था कि भाई मैं भी कुछ डिफेंस में, आईबी में, या फिर दिल्ली पुलिस में, या फिर सीपीओ का एग्जाम क्लियर करूं? हाँ सर, डेली पापा को यूनिफॉर्म में देखे इंस्पिरेशन तो मिलती है कि हम भी यूनिफॉर्म पहने और गवर्नमेंट जॉब में जाए। तो सर वहाँ से भी एक इंस्पिरेशन मिली कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। फिर मैंने साथ में सीपीओ भी दिया है, दिल्ली पुलिस के भी एग्ज़ाम दिए हैं और सीजीएल भी दिया है। मतलब कि आपका सीपीओ का रिटर्न भी लगातार निकलता हाँ रहा सर, मेरा 2 बार रिटर्न निकला है और मेरा फिजिकल भी है 25 को दोबारा। है? 25 में आपका फिजिकल भी है? हाँ तो क्या आप, अगर जैसे अगर सीपीओ क्लियर करेंगे तो दिल्ली पुलिस मिलता है तो ले लेंगे? हाँ सर, मैं क्योंकि इसमें मैंने देखा है अगर 2 स्टार आपके कंधे पे तो पावर भी है और रुतबा भी है और दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी उसके लिए। हाँ, वही तो बात है, दिल्ली मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखिए, अपने देश को आप संभाल के ले जा रहे हैं, बचा रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, तो भाई बहुत बड़ी बात होती है बिल्कुल सर। और छोटी मोटी बात नहीं। और कहीं ना कहीं अगर कंधे पे डबल स्टार हो, वर्दी हो, तो जैसे आपके अपने अपने फादर को लगातार बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आपको तो और भी नहीं होता, अंदर से लगता होगा भाई मुझे यही चाहिए। जैसे कि आपने जब तैयारी स्टार्ट की, तो क्या आपके फादर सपोर्टिव थे, मदर सपोर्टिव थी कि नहीं भाई बेटा सरकारी नौकरी की तरफ पढ़े, नहीं नहीं अपना या अपना काम कर ले, ऐसा? सर सबसे पहले तो उन्होंने मतलब दोनों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे और वो तो बस ये कहते थे जिस फील्ड में तेरा इंटरेस्ट हो उसी फील्ड को चूज़ कर। और बस यही था कि वो साथ में रहे। उन्होंने अप्स एंड डाउन्स में भी साथ दिया बहुत और पूछते थे कि कैसा चल रहा है, कौन सा एग्ज़ाम है। अब ऐसे ही चलता रहा और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने भी। लगभग आपको कितना टाइम लगा प्रिपरेशन कर, आपने कब स्टार्ट की? सर 2024 में मैंने स्टार्ट करी थी। अच्छा। हाँ, तो वैसे ही मेरा बेस बनाता रहा, मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता रहा, मॉक्स देता रहा। और सर फिर सीजीएल 2024 में ब्लेंडर हो गया था नॉर्मलाइजेशन का, तो उसमें नहीं हो पाया। बट फिर मैंने सोच लिया था 2025 में तो करना ही है कैसे भी करके। मतलब 1 से 1.5 साल में आपने नौकरी ले ली? हाँ सर। अभी आपकी उम्र कितनी है? सर अभी 22 है, अगले महीने में 23 हो जाए। तो अभी आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, आप तो बहुत सारे एग्जाम अभी भी दे सकते हैं। हाँ सर, ये तो है एक तो अच्छा। कल को आपको क्या लगता है कि आप, जैसे मान के चले अब ये तो आप जॉब ले लोगे, तो कल को कहीं पीसीएस हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, उसकी तरफ भी आपका रुझान है? हाँ सर, बिल्कुल रुझान तो है यूपीएससी की तरफ, बट आगे देखना भी पड़ेगा कि वर्कलोड कैसा है ऑफिस में सही बात है। और टाइम मिल पा रहा है या नहीं। सही बात है। तो सर उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगा आगे। एक बात बताइए, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे इस 1.5 सालों में, 2 साल, जैसे पिछले साल आपका नॉर्मलाइजेशन कारण नहीं हुआ, तो इमोशनली बंदे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को? क्योंकि आप सिलेक्टेड हैं आज की डेट में, तो आपकी जो बात है वो सुनेंगे, क्योंकि इमोशनली ब्रेक डाउन होना बहुत आम बात है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम देते हैं और वो क्लियर नहीं होते। आप कैसे उनको क्या बताएंगे कि कैसे उनको अपने आप को अपलिफ्ट करना है, कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए? सर मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो ये तो मान के चलो अप्स एंड डाउन्स आएंगे बहुत सारे। इमोशनल ब्रेकडाउन भी होगा, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, फेलियर देखने को मिलेंगी। बट आपको ये सोचना है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। अगर हिम्मत नहीं थी तो स्टार्ट आना ही नहीं था इस फील्ड में। सही बात है। तो आपको तो टिके रहना पड़ेगा। मैं भी सोचता था कि मैं छोड़ दूं तैयारी, कुछ और देखते हैं, प्राइवेट की तरफ जाते हैं, कॉरपोरेट की तरफ। बट सर फिर थोड़ा माइंड समझाता था मैं कि नहीं,
यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी चले जाएंगे। तो सर बस कंसिस्टेंट रहो, अपना परसिस्टेंसी के साथ अपना पढ़ते रहो, हो ही जाएगा। कोई बंदा कंसिस्टेंट होता है, उसी का सिलेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आज के डेट में सबकी स्कूलिंग अच्छी हो गई है, सब लोग अच्छे स्तर पे हैं, तो उनको लगातार कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर एसएससी या फिर रेलवे में अगर उनको जॉब लेनी है या किसी भी सरकारी में अगर जॉब लेनी है, तो कंसिस्टेंसी से ही परफॉर्मेंस बढ़ती है। आज के डेट में सोशल मीडिया का बहुत असर, आप इंस्टाग्राम आप भी चलाते होंगे, फेसबुक पे आप भी होंगे, तो प्रिपरेशन के दौरान पे आप कितना टाइम देते थे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे या यूट्यूब पे ये रील स्क्रॉल करना आज के डेट में एक फैशन बन गया, तो उसमें आप कैसे मैनेज करते थे आप? सर कॉलेज टाइम में तो मतलब बहुत चला है इंस्टाग्राम, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि या तो अब यही है, चला के मज़े ले लो या फिर पढ़ाई कर लो। तो सर मैंने बीच में बिल्कुल ये डीएक्टिवेट कर दी थी सारी आईडी वगैरह, और फिर ये खुद से ही प्रॉमिस कर लिया था कि अब कुछ भी जब उखाड़ेंगे तभी एक्टिवेट करेंगे दोबारा, और फिर बनाएंगे रील वगैरह। तो मैंने अभी वैसे स्टार्ट भी किया है, और इन्फ्लुएंस मतलब अच्छे व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए, जैसे इंस्टाग्राम और ये कहीं ना कहीं आपका टाइम ले जाते हैं, खासकर स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा। और आज के डेट में जैसे एक क्वेश्चन और इसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि सारे बच्चे साथ साथ इसके साथ प्रभावित इसलिए भी हो जाते हैं कि बहुत सारे जो कंट्रोवर्सी चल रही होती हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, वो जा रहे हैं परसेंटेज का चैप्टर देखने और हो जा रहा है कुछ और, वो कुछ और बातें सुन रहे हैं टीचर्स की या किसी और की, कुछ और देख रहे हैं। तो उससे वो प्रभावित होकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा। तो वो उनसे कैसे बचना चाहिए उनको? इस चीज़ के लिए तो आपको खुद पे ही कंट्रोल होना चाहिए, सबसे पहली बात तो दिमाग पे। और मतलब ये है, अगर आपको फिक्स करना है कि अगर मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ने जाना है यूट्यूब पे, तो इसके सिवा मैं कुछ और नहीं देखूंगा, मुझे बस वो पढ़ना है, फिर वापस आके बंद करना है अपना पीसी या लैपटॉप जो भी है। और फ़ोन से तो सर ऐसा है कि स्क्रीन टाइम को मतलब जितना कम करो उतना बेटर है। जॉब ले फिर उसके बाद कितना ही मर्जी चलाओ, कोई आपको टोकेगा नहीं। अभी तो पेरेंट्स भी फिर ऐसे हो जाते हैं कि ये तो सारा दिन फ़ोन पे लगा रहता है, हमारी बात नहीं मानता। तो उनको भी मतलब ये कहने का मौका ही मत दो तुम कि तुम पढ़ते नहीं हो। या उनको भी बस ये होना चाहिए कि हाँ, उनको प्राउड होना चाहिए कि हमारा बच्चा मैच्योर है, सिंसियर है, वो खुद से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है। तो वो जैसे कि प्रिंस शर्मा जी ने क्या किया था, अपना आईफोन या जो टच स्क्रीन वाला फ़ोन था उन्होंने साइड कर दिया था, और की पैड का फ़ोन आपने ले बिल्कुल लिया था। सर, बिल्कुल कीपैड सर। के फ़ोन से ही आप अपनी बस बातें करना हाँ बस। सर, क्योंकि मैं तो ये मानता था कि जो फ़ोन है उसका मेन काम तो कॉलिंग ही है। सही और बात है। वैसे मैं मंडे टू सैटरडे वैसे वो यूज़ करता था, बट संडे बस थोड़ा एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए क्योंकि दुनिया से कनेक्ट रहने के लिए। तो मैं बस संडे को यूज़ करता था अपना फ़ोन। नहीं, बहुत देखिए, आज आपने ये जो कदम उठाया और आज आप एसएससी सिलेक्टेड हैं और सीपीओ में भी आप फिजिकल देने जा रहे हैं, तो और जो वर्थ इट था आपने वो। त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, वो आपको आज आज आप सरकारी नौकरी है। और उम्र कितनी है? 22 साल। बस 22 साल में इन्होंने अपनी सिलेक्शन ले ली। और साथ साथ आप समझ सकते हैं कि भाई आगे आने वाले दिनों में कितने लोगों के सिलेक्शन रोकने भी जा रहे हैं, क्योंकि ये लगातार एग्जाम देंगे। ये सब मैं तो सर यही मानता हूँ कि मैंने भी अपने टाइम में देखा है कि रिपीटर्स दिए जा रहे हैं एग्ज़ाम, मेरे जो आस पड़ोस के हैं या नहीं, दोस्त हैं वो बिल्कुल भी। आपको मेरे हिसाब से देखिए, आप फ्री हैं, बिल्कुल देना चाहिए। अगर आपको इम्प्रूव करना है, आप अपने आप को चेकआउट करोगे कि भाई मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ आज की डेट में, तो कैसे चेकआउट करोगे? एग्जाम दे के या क्लियर करके ही करोगे? बिल्कुल सर, मैं कल को आपको अब यूपीएससी क्लियर करना है, तो भाई आप लगातार तैयारी करोगे तभी तो होगा। क्या पता वहाँ पे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। यही तो सर, जब भी मैं अपने रिपीटर्स दोस्त को देखता हूँ कि जब वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में वो दोबारा देते हैं, तो मुझे समझ आता है कि तुम किसी को रोक के आगे नहीं निकल सकते, तुम्हें खुद ही आगे निकलना पड़ेगा। किस किस को रोक सकते हो आप? किसी को नहीं, बस अपने आप बिल्कुल को सर। आगे निकालना। कहते हैं कि सर मुझे, सर बहुत से टीचर भी से पूछते हैं या बहुत लोग हैं मुझसे ही पूछते हैं कि सर आप मुझे सर एक टाइम टेबल दे दो जिससे मैं पढ़ाई कर सकूं। तो क्या आपने भी ऐसा कुछ किसी टीचर को फॉलो किया था या किसी को फॉलो किया कि भाई मुझे टाइम टेबल वो दे दे तो मैं फॉलो करूं, या अपना टाइम टेबल खुद से बनाना चाहिए? सर टाइम टेबल वैसे तो सच बताऊं ऐसा रियलिस्टिक ही होना चाहिए। बिल्कुल ये भी नहीं कि आप 16 घंटे का टाइम टेबल बना दो पर एक दिन भी फॉलो ना हो पाए, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। बस ये है, तुम अगर 8 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ना है आपको। और ये है कि चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है। अगर 8 भी पढ़ रहे हो तो दो दो सबको दो, 4 भी पढ़ रहे हो तो एक एक घंटा सबको दो। टाइम टेबल ऐसा नहीं है, बस ये देखो कि टॉपिक्स जो है मेरे वो डेली कवर होने चाहिए। ये नहीं कि आज मैंने इतना टाइम देना है, इतना टाइम देना है। तो टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। कि आज के डेट में टीचर, बहुत सारे यूट्यूबर एक हवा क्रिएट करते हैं कि भाई ये वीडियो नहीं देखा तो तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा, जैसे पहले बाबा लोग करते थे। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ क्या कि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपका सिलेक्शन रुक गया था?
सर ये थंबनेल वैसे फोमो तो क्रिएट कर देता है बच्चों में कि अगर ये नहीं देखेंगे, वरना ऐसे तो यही है कि आप अगर यूट्यूब पे आज भी जाते हो तो ये कह देंगे कि 2 महीने में अगर ये नहीं पढ़ा तो सीजीएल क्लियर, फिर 1 महीना बचेगा वो आएगा कि 1 महीना में सीजीएल क्लियर, फिर आप अगर पेपर से एक दिन पहले भी जाओगे ना तो ये भी आ जाएगा कि इस वीडियो को जाओ तो सीजीएल क्लियर हो जाएगा। तो सर यही आप आता है कि ये जिससे, टॉप 100 क्वेश्चंस, हाँ ये सर, टॉप 300 क्वेश्चंस, क्या उससे सिलेक्शन हो जाता है बच्चों ऐसा का? कुछ नहीं होता सर, मतलब अपनी मेहनत पे ही तुम भरोसा रखो, जितना भी पढ़ा वो सफिशिएंट होता है। जैसे कि आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने बताया कि यूट्यूब पे वीडियो देखता था टीचर की और उसके बाद सॉल्व करता था, तो 1.5 घंटे में 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, और उसमें भी ये कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे आता है कि नहीं। फिर आपने कहा कि मैंने फिर उसको हटा के सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया, यस, लगातार बुक्स पे फोकस किया, बिल्कुल। बिल्कुल लगातार, कि भाई मुझे, मैं 1 घंटे में 25 क्वेश्चन लगा रहा हूँ कि नहीं, या 50 क्वेश्चन लगा रहा हूँ कि, उस पर आपने किया। तो वो जर्नी जरूर बताइए बच्चे को। हाँ सर, मैं यही बोलूँगा, मेरा मैथ्स इतना वीक था सच में कि मैं कोर्स करे जा रहा हूँ, वीडियोस देखे जा रहा हूँ, बट मैं प्रैक्टिस नहीं करता था साथ में, कि मैं डेली प्रोक्रेस्टिनेशन करता था कि चलो कल कर लूँगा, ये क्वेश्चन कल कर लूँगा, बट वो कभी कल आया नहीं। बट सर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे CHSL में 5 नंबर आए थे 50 में से। हम्म। तो मुझे ये हो गया कि मैथ्स के बिना इस इंडिया में सर जॉब नहीं है, सही बस बात। स्टेनोग्राफर ही है जो जॉब देता है मैथ्स के बिना। तो मैंने सर खुद से सोचा कि जब तक खुद पेन नहीं चलाएगा किसी से कोई नहीं करा सकता मैं सुधार अपना, तो खुद ही 100 क्वेश्चन डेली लगाने पड़ेंगे PY, क्योंकि बेशक आए ना आए करने हैं बस। और सर वैसे ही सुधार होता गया, फिर CGL CHSL IBSA IBSCIO NTPC सब में सर फुल है अब मैथ में, जिस वाह, भी एग्जाम में बैठ जाऊँ। मतलब आप समझ लिए, आईबी, रेलवे, सीजीएल और सीपीओ, सब में इनके मैथ फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए। जबकि पहले 5 नंबर आए थे 50 में से सीएचएसएल के अंदर। तो लगातार किस तरह से हुई? लगातार लगातार प्रैक्टिस से होती है, लगातार सेल्फ स्टडी से होती है। तो बच्चे को भी वही करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, जैसे आपने अभी बताया कि ने गगन प्रताप सर का मैथ्स पढ़ तो लिया, उसके बाद फिर आप कैसे उनको उस चीज़ को जज किया कि भाई नहीं, अब मुझे मैथ आ गई है? क्या आपको ने मॉक लगाया, फिर आपने पीवाईक्यूज लगातार सॉल्व किया सर के कोर्स के बाद? सर जैसे कोर्स करके बेसिक तो क्लियर हो जाता है अपना, जो भी कंसेप्ट्स हैं। तो मुझे स्टार्टिंग में तो मॉक से बहुत डर लगता था, क्योंकि हमें वैसे बेसिकली मॉक से डर नहीं लगता, उसके स्कोर से डर लगता है कि स्कोर नहीं आएगा, बहुत गंदे मार्क्स आएंगे, देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। बट फिर मुझे लगा कि कब तक ये मतलब चलता रहेगा, कब तक डरता रहूँगा। तो फिर मैंने डेली के 4 मॉक लगाना स्टार्ट करे, बेशक जीरो भी नंबर आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस सीखना है क्वेश्चन से कि अगली बार ये गलत नहीं होना चाहिए। मैंने रजिस्टर बनाया स्पेसिफिक, और उसमें अपनी मिस्टेक्स लिखता रहा। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और बच्चे जो एस्पिरेंट हैं, खासकर इन सब बातों को देख के बिल्कुल जज कर सकते हैं, और अपने आप को भी, क्योंकि वो लोग भी कोर्स लेते हैं, फिर लगातार वो कोर्स के अंदर ही रिवॉल्व करते रहते हैं, जिससे उनको 2-3 साल लग जाता है कोई अच्छा मुकाम पाने में। प्रिंस जी से समझ सकते हो, सीख सकते हो कि भाई 1 साल में कैसे आपको सरकारी नौकरी लेनी है। लगातार प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी, वही आपको लास्ट में जाके आपको एग्जाम, मतलब सरकारी नौकरी दिलाएगा। और जैसे और भी सब्जेक्ट क्यों चलते हैं, इंग्लिश में आप कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? सर इंग्लिश की नीतू मैम की बुक आती है ग्रामर की, ठीक मैंने है। वो फॉलो करी। उसके बाद ब्लैक बुक जो वोकैब है वो बिल्कुल सफिशेंट है। बच्चे पूछते रहेंगे कि कौन सी वोकैब आती है उसमें, तो वो बहुत इनफ है। उसके बाद डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बहुत हेल्प करता है। और सर मॉक्स लगाते रहो और इंग्लिश के लिए। जैसे कि आपने बताया कि पीवाईक्यूज के लिए आपने किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, तो उसका क्या रोल रहा आपके इसमें? सर किरण की मुझे सबसे बेस्ट बात ये लगी कि उसमें जो है चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों हैं। तो मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल मिक्स करके कभी आप एकदम जैसे परसेंटेज में, कभी आप एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन जा रहे हो, कभी टैक्स वाले जा रहे हो। तो ऐसे उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कुछ, बिल्कुल आपको टाइप वाइज मिलते रहेंगे। और तो मैं ये बिगिनर के लिए तो बहुत अच्छी बुक है। बिल्कुल सर बिगिनर के बिगिनर अपना लिए, पहले बेस बना लेगा, उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर बिगिनर्स के लिए अच्छी है। और प्रैक्टिस के लिए मतलब इनफ है, आप मतलब डेली के आप टारगेट सेट कर सकते हो कि मुझे ये वाले टाइप पास क्लियर करने हैं, उसके बाद आप डेली का टाइम टेबल बना सकते हो इस हिसाब। तो चलिए, अब हम थोड़े लास्ट फेज पे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा कर ली है। तो ये बताइए, किसी बच्चे को आप मोटिवेट करना चाहे या सजेशन देना चाहे, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये है, अगर इस फील्ड में आना है तो आपको कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। और ये सोचना बस कि अगर मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा, क्योंकि मैं भी यही मानता था कि इतनी भीड़ है, 30 लाख फॉर्म आ रहे हैं, सीट बस 10,000 है, 15,000 है।
तो ये सोच के तो मतलब आप खुद को डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, और ये सोच के मोटिवेट भी कि हमें तो बस एक सीट चाहिए, सही बात और है। मतलब हमें नहीं मिलेगी तो और किसको मिलेगी। सही बात है। और ये भी है साथ वाले का, मतलब जो अपने दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है, तो हमें ये लगता है कि सबका हो जा रहा है, हम हमारा क्यों नहीं हो सही रहा। बात है। तो मतलब थोड़े जेलिसी फैक्टर भी आ जाता है फिर ये। तो उसको आपसे तो लड़ना पड़ेगा, और मतलब अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहोगे तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिल जाएगी। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये, लगे रहो बस, हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने लास्ट ईयर सीपीओ एग्जाम दिया था, उसमें सेशनल टाइमिंग थी, तो उसको आपने कैसे फॉलो किया? क्योंकि सबसे पहली बार सेशनल टाइमिंग सीपीओ में ही आया था, बिल्कुल तो वो आपने कैसे टैकल किया था? सर, सबसे पहले तो मतलब जब नोटिफिकेशन देखा कि सेक्शनल टाइमिंग है, तो थोड़ा नर्वसनेस हुई, कि क्योंकि पहले ये होता था एक एक घंटा बचा लेते थे बच्चे मैथ्स के लिए, बिल्कुल। कि जीके इंग्लिश रीजनिंग को बिल्कुल जल्दी करके। बट सर मैंने सोचा कि अगर सेक्शनल टाइमिंग है तो जो लेवल है वो इजी होगा। हम्म। तो मैंने ये कर दिया कि बिल्कुल टफ क्वेश्चंस है जो नहीं हो पाते उनकी तरफ नहीं भागना अब। और मैं ये भी एडवाइस भी कर रहा हूँ कि आगे भी हैं तुम, उन इतने टफ क्वेश्चंस की तरफ मत भागो कि जो मतलब हो ही ना पाए, क्योंकि अब जो गेम है इस सेक्शनल टाइमिंग में वो ये है कि तुम्हें अब वो क्वेश्चन देखने हैं जो छोड़ने हैं सबसे सही पहले। बात है। अगर तुम जितना स्किप करोगे ना उतना तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। तो सर ऐसे ही हुआ, मैंने भी मॉक टेस्ट दिए बहुत सारे, फिर तो मॉक टेस्ट ही बचते हैं इन चीज़ प्रैक्टिस के लिए सर। और उसमें भी मैं मानता हूँ कि मेरे 50 में से 48 मार्क्स आए हैं सीपीओ में, सेक्शनल टाइमिंग के साथ। यार, तो ऐसे सीजीएल की जो प्रिपरेशन करें उनको क्या कहोगे आप, कि 15-15 मिनट कैसे आपको फॉलो करना है रूल? सर मैं तो यही मैथ, सबसे बोलूँगा, पहले मैथ से। मैथ्स के लिए तो सबसे पहले आपको स्किपिंग बहुत ज़रूरी है भाई। मतलब मॉक टेस्ट में आप जब भी देखो तो स्किपिंग ही सबसे अब आपको सिलेक्शन दिलाएगी। आपको ये भी नहीं, अब आपको ये टारगेट नहीं बनाना कि आपको 25 में से 25 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप 20 भी करो और 20 के 20 ठीक करो तो 40 मार्क्स भी बहुत हैं, इस बार इनफ हैं। और उसके बाद रीजनिंग में तो 15 मिनट्स में हो ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चों के। तो बट आप उसमें 45 प्लस का टारगेट बना के चलो। और इंग्लिश और जीके में तो शायद बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी हाँ, टाइमिंग टाइमिंग की। की ज़्यादा दिक्कत नहीं हाँ, होती। तो उसमें तो बस वही अपना नॉलेज पे ही वर्क करो उसमें तो। बट ये है मॉक टेस्ट तो डेली देते रहो, मतलब जितना हो उतना ही। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप एसएससी का, अगर जैसे बहुत सारे बच्चे लगातार तैयारी करते हैं लेकिन ड्यू टू हाई कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं, तो क्या उनको और भी किसी सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए, जैसे डी ट्रिपल एस बी या रेलवे? जैसे आपने भी बताया कि मैं डी ट्रिपल एस बी भी दे रहा, आपने आपका उसमें भी स्कोर अच्छा आया है, तो क्या आपने क्यों ये सोचा कि भाई डी ट्रिपल एस बी देना चाहिए, रेलवे देना चाहिए, या अदर एग्जाम्स जो हो गए स्टेट की वो भी देना चाहिए? सबसे पहली बात तो सर यही है कि आपको सबसे पहले कोई एग्ज़ाम को नहीं पकड़ना कि मुझे सीजीएल तैयारी करनी है। आपको ये होना चाहिए कि मुझे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके को ऐसा बेस्ट बनाना है कि जिस भी एग्ज़ाम में बैठूं उसमें क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। और सर उसके बाद फिर आप जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं, जैसे डी ट्रिपल एस बी, एन टी पी सी हो गया, आई बी हो गया, तो उसमें जब आप एग्ज़ाम पैटर्न देखो, सिलेबस देखो, बिल्कुल सेम रहता है वो। हम्म। तो आपको मतलब ये हो जाएगा कि हाँ ये तो मैंने कर रखा है सिलेबस में, तो आप वो दे सकते हो। और उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आएंगी अगर आपने जब एक बार अच्छे से कर रखा है चारों सब्जेक्ट्स। नहीं, सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे डी ट्रिपल की बात कर रहा हूँ, डी ट्रिपल में क्या है कि भाई आपका सिलेबस मोर और लेस एसएससी जैसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन उसमें कट ऑफ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो डी ट्रिपल भी नहीं भरते, तो वहां से वो कट ऑफ कम हो जाता है। मान के लोग अगर 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं सीजीएल के पेपर में, तो यहाँ बैठते हैं 2 से 3 लाख बच्चे, बिल्कुल तो कट ऑफ वैसे ही कम हो गया। बिल्कुल। और आपने प्रिपरेशन किस लेवल की है? एस सीजीएल लेवल की है, उस लेवल से थोड़ा सा डाउन रहता है पेपर उसमें, बिल्कुल। तो आप आराम से निकाल सकते हो। यस सर, और उसका थोड़ा लेवल भी मतलब आपको कम ही लगेगा अगर आप सीजीएल की हाई सीजीएल लेवल की की तैयारी तैयारी कर कर रहे रहे हो तो। होगे तो। क्योंकि उसमें भी मैंने दिया है, मैंने 2 पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई किया है, एक इन्वेस्टिगेटर है और उस एक एलडीसी है, मतलब जेएसए। और उसमें मेरे दोनों में 170 प्लस स्कोर है आउट ऑफ 200। तो मुझे मतलब उसी का बेनिफिट मिला जब मैंने सीजीएल की प्रिपरेशन करी, उसी से ये हुआ। अच्छा, सबसे पहली नौकरी आपकी कब, कौन सी है? सर सबसे पहली तो यही है वैसे। एसएससी हाँ सीजीएल? सीजीएल से ही, बट अभी मैं और भी फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, होपफुली उसमें भी हो जाए। बिल्कुल होगा, जिसका एक बार होता है तो उसका हर जगह होता है। सबसे अच्छी बिल्कुल। बात ये होती है। जैसे कि मैं बता, इसलिए पूछा मैंने क्वेश्चन आपसे, जैसे आपने आईबी का पेपर दिया है, टीटीएसबी का दिया है, और भी जैसे सीपीओ का दिया है, तो माइंड भी हो सकता है कि आपका श्योर शो, क्योंकि जिसका एक एग्जाम निकलता है उसका और भी एग्जाम निकलता है, क्योंकि वो अपने आप को उस लेवल पे ले आता है। जैसे कि आपने कहा ना कि भाई मुझे फाउंडेशन अच्छा बनाना था, तो आपने मैथ, रीजनिंग, जीएस का अपना फाउंडेशन इतना अच्छा बनाया कि आप कोई भी एग्जाम आ रहा है तो उसको आप निकाल पा रहे हो। बिल्कुल। तो बच्चे को भी जैसे हमें गाइड करना चाहिए कि भाई आपको सरकारी पहली बात तो नौकरी लेनी है,
और सरकारी नौकरी लेनी है, तो भाई फाउंडेशन क्लियर होगा तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एसएससी एक ऐसा लेवल है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, और उसको अगर आपने उसमें फाउंडेशन अच्छा क्लियर करे तो आप कोई भी एग्जाम निकल सकते हो कोई पूरे इंडिया में, बिल्कुल। यूपीएससी छोड़ दो तो, यूपीएससी में भी सर सी सेट में काम आएगी, सी सेट में मैथमेटिक्स काम आ रीजनिंग सकती है में बस। बिल्कुल आएगी सर। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं एक लेवल, जैसे आपने बताया कि भाई बच्चे को, स्टूडेंट को अपना लेवल क्लियर कर लेना है ताकि वो और भी एग्जाम्स को क्लियर करे। तो आप ये चीज़ जरूर सीखो बच्चे की, एस्पिरेंट्स की, भाई प्रिंस जी ने सिर्फ एक एग्जाम पे फोकस किया और उनको ये पता था कि भाई इसी का एप्लीकेशन मुझे और भी एग्जाम्स में लगाना है, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो CP हो, चाहे वो अदर एग्जाम्स हो, IB हो गया। तो उन्होंने इसीलिए क्लियर किया कि भाई उनको पता है भाई मोटा मोटा सिलेबस सेम है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ये सारे भी रिटर्न तो क्वालिफाई कर लिया है, तो बाई चांस होगा तो वो भी मेरिट लिस्ट में आ ही जाना चाहिए। तो अब चलते हैं थोड़ा इमोशनल साइड पे। इमोशनल साइड पे इसलिए क्योंकि जब आपके हाथ में रिजल्ट देखा तो मम्मी पापा के आंखों में क्या देखा आपने? सर मतलब मैं यही चाहता था कि मैं अपना रिजल्ट दादा दादी और पापा मम्मी के साथ शेयर कर सकूं, और उस टाइम मैं फॉर्चुनेटली अपने गांव में ही था। अच्छा। हाँ, तो सर मैं उस टाइम मार्केट गया हुआ था जब फाइनल रिजल्ट आया, और उस टाइम इतना लेट हो गया था कि मतलब उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आ जाएगा, क्योंकि सही डेली बात। टेलीग्राम पे आ रहा था। बिल्कुल अब आएगा। तो मतलब बहुत टाइम हो गया था, बट मैं मार्केट में था और मुझे याद है मैं बाइक पे बैठा हुआ था, और एकदम रिजल्ट आई तो मैंने लिस्ट में चेक किया, और उस टाइम डर भी था कि क्या पता हो ना हो, दोबारा कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन वगैरह हाँ हो। सही बात है, पिछली बार आपको धोखा हो हाँ, गया था। तो सर फिर मैंने जब चेक किया तो उसमें मेरा नाम था, फिर मैंने जस्ट सबसे पहले अपना कॉल मैंने अपने दादा को लगाया, और उसके बाद फिर पापा को लगाया। मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट था। जब घर गए मैं वापस मिला, तो मतलब उन्होंने बोला कि हमें प्राउड है तेरे पे बहुत। और जैसे आपने बताया कि आप थर्ड जनरेशन है अपने हाँ सर। गवर्नमेंट जॉब में, जैसे कि प्रिंस जी के दादाजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे, फादर तो है ही गवर्नमेंट जॉब में, और खुद भी अब गवर्नमेंट जॉब में। बिल्कुल सर। तो एक थ्री जनरेशन से अब गवर्नमेंट जॉब में, तो कैसा लगता है पूरे गांव में? एक माहौल अच्छा, मतलब नहीं, एक रुतबा रहता होगा हाँ सभी। सर, मतलब लीगेसी कायम करने की सोच रहा था मैं कि आगे ये चेंज चलती रहे, क्योंकि कुछ में ऐसा होता है कि कोई बंदा अपने स्टार्टिंग ही खुद करता है सही कि बात है। पहली जॉब लग के, और मेरा ये था कि जो चेन बनी हुई है वही आगे चलानी है। और नहीं, सबसे अच्छी बात है कल को एक मोटिवेशनल बात ये भी है कि भाई जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तो सैलरी भी कितनी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सर, ये भी एक अच्छा मोटिवेशन है एक आजकल अच्छा के बच्चों मोटिवेशन के होगा कि लिए। बच्चों के भाई आज के डेट में 80 to 90,000 अगर इन हैंड मिलता है तो कल को वो 130 to 140 शायद हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर। तो वो कल को बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन है जॉब करने के लिए। भाई जब आपको गवर्नमेंट भी अच्छा पे कर रही है तो आपको भी जॉब करने में और अच्छा लगेगा, आप और भी अच्छा करोगे देश के लिए। बिल्कुल स्टेबिलिटी भी है सर, और फिर आपको अलाउंस भी अच्छे मिलते हैं हाँ। गवर्नमेंट में। तो एक मोटिवेशन के उसमें ही लो आप लोग सभी। नहीं, और सबसे अच्छी बात है कि देखिए बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी आपकी तैयारी करनी है तो आपको एक सबसे पहला स्टेप जो प्रिंस जी ने समझाया कि बेस बनाना है, फाउंडेशन बनाना है। फाउंडेशन बनाने के बाद लगातार तैयारी करनी है, और सबसे बड़ी बात कि भाई ये एसएससी तक नहीं रुके, और भी एग्जाम्स इन्होंने साथ साथ दिए, IB हो गया, CP हो गया, या और भी जैसे एग्जाम्स हो गए, DSSB हो गया, तो उनका भी एग्जाम दिया, तो बिल्कुल। उसमें भी उन्होंने क्वालिफाई किया। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे को हर चीज़ को लेके चलना है कि भाई जो मिल जाए पहले ले लेना है। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आप यही करो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो खुद से। सही बात है। मतलब अगर आप एक जॉब में भी कंफर्म हो जाते हो तो आप में कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाएगा कि आगे चलो अपने पास हाथ में एक जॉब तो है, आगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और मतलब फैमिली को भी हो जाएगा कि चलो अब हमें इतनी टेंशन नहीं है बच्चे की। सही बात है। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया, क्या आपके ब्रदर आपसे कैसे इंस्पायर होते हैं अब? सर ब्रदर सर मुझसे इंस्पायर तो हो ही रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया कि जैसे हम उसमें मीटअप में जाते हैं जब सिलेक्शन के बाद, तो फिर वहाँ से गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, कॉल आती हैं रिलेटिव्स की, तो अच्छा लगता है कि उसको भी कि हाँ कुछ तो मेहनत का फल मिला है। तो वो भी अब मैं उसकी भी स्टार्ट करवाऊँगा वैसे तैयारी। अभी तो शायद हाँ ग्रेजुएशन सर, कर लिया, उसकी इसी साल ग्रेजुएशन हुई है। तो अब तो आप आपसे इंस्पायर होके अच्छा कर भी जाएगा वो। बिल्कुल सर। नहीं बिल्कुल, देखिए जैसे मैं एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ, आप भी उनके इनके छोटे ही ब्रदर हुए अब, तो इनसे आप सीख सकते हो, और लगातार ये पॉडकास्ट जरूर देखना। इसमें हम लोग जो बात करते हैं लगातार वो उन चीज़ों पे बात करते हैं जिससे कि आपकी सिलेक्शन, हम वेवर्ड बातें नहीं करते हैं, और ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि भाई अपनी ही बात कर रहे हो कि भाई इस बुक के बारे में बताओ, उस बुक के बारे में बताओ, इससे आपको पता है कि भाई आप किसी को फायदा होने नहीं जा रहा।
हमें यहाँ पे ऑडियंस को सही चीज़ परोसनी है कि ताकि वो आगे सिलेक्शन ले सके। तो प्रिंस जी के साथ हम लोगों ने जो अभी पॉडकास्ट किया बहुत ही अच्छा रहा, और हम चाहते हैं कि आगे भी हम लोग की अच्छे अच्छे जो अगर कुछ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल कुछ हो तो हम लोग उसको कंडक्ट करते रहें साथ साथ, क्योंकि वो भी दिल्ली में हम भी दिल्ली में, तो ज़रूर इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। थैंक यू।